Hi, this is Arslan Khan. Hi, this is Sham Ramzan. And you are watching Meaningful. Welcome back to new episode of Meaningful. I hope आप लोग सब ठीक होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। मुन्ना, आप कैसे हैं? As usual, ठीक हूँ। ठीक है। अच्छा, हाँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हूँ। आवाज़ मेरी वैसी की वैसी है। How was your week? My week was good. And रमजान कैसे चल रहा है? रमजान अच्छे जा रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का। स्मूथली जा रहा है, वेरी स्मूथली, और पता भी नहीं लग रहा। अब प्यारी प्यारी बारिशें आ रही हैं। अब थोड़ी सी गर्मी हुई है, आज थी। बारिशों से मुझे एक बात याद आई। मुझे बारिशों से पहले भी मुझे लास्ट वीक भी करनी थी, लेकिन तब तक बारिश थोड़ी थम गई थी। इस दफ़ा शुक्र है आपने ये मेंशन कर दिया। बारिश अच्छी है, बारिश नेमत है। आप लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, रोज़े के एतबार से आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन ये बारिशें अच्छी नहीं हैं, क्योंकि अप्रैल और जो मार्च एंड का सीज़न होता है, इसमें हमारी जो गंदम की काश्त होती है, का बेसिकली गंदम की काश्त का सीज़न होता है, और इसमें हमारी गंदम की फसल बिल्कुल तैयार होती है। और इस टाइम अगर बारिश आ जाए तो वो पौधा सारा बेकार हो जाता है, क्योंकि उसको सूरज की तपिश की जरूरत होती है बहुत ज़्यादा। वो पकती है ना, फसल पकती है। तो वो चीज़ हमारे लिए अभी थोड़ी सी कह लीजिए कि जहमत बन रही है बारिश। तो आप प्लीज दुआ करें, का हमारा अनाज इसी पे डिपेंड जी। तो पहले बड़ा बुरा हाल है, तो मजीद बुरा हाल ना हो जाए। तो आप लोग प्लीज बारिश एंजॉय करें, लेकिन साथ साथ दुआ जरूर करें कि ये बहुत ज्यादा हमारे लिए नुकसान देना हो। है स्लो बारिश, तेज नहीं है, लेकिन वो जो यकदम तेज होती है वो पौधों के लिए बहुत, वो जो फसल है गंदम की, उनकी बर्बादी है। यस, ये चीज़ मैंने कहा था कि हम लास्ट टाइम नहीं की थी, तो इस दफ़ा हम अगर हमारे थ्रू कोई दुआ करता है तो किसी की भी सुन सकता है अल्लाह मियां। बिल्कुल ऐसे ही है जी। हाँ, तो कैसा गुजरा हफ्ता आपका? हफ्ता ठीक था मुझे। हाँ ठीक है, हफ्ता गुजरा ही पता ही नहीं चला अरसलान। एक्चुअली हमारे शूट बैक टू बैक होते रहे ना, बीच में हमने एक डिटेक्टिव भी किया है, बीच में फिर हमें एक हमारा अभी फिल्म गैलरी भी इकट्ठे आना है, वो भी हमने एक दिन कर लिया। तो वो तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे हम आ ही गए हैं फौरन। हाँ, और वो ड्रामाज चलते रहते हैं ना, वो रमजान ड्रामा, तो वो डेली भी देखते हैं, तो उसमें भी ओके। सो दिस इज द रीजन। एक तो ये रीजन चल रही है, दूसरी रीजन एक तो मेरा रमजान इसमें बड़ा भाग दौड़ चल रहा है। इत्थे जाओ N1 on 1। हाँ, ये बहुत हो रहा है। सराइकी का लफ्ज़ है N1 तो हाँ, वो N1 बहुत मेरा चल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि किस दिन में बड़ा सुकून से कोई चीज़ होगी, जिस दिन सुकून होती है उस दिन शूट होता है। ईद के बाद होगा, चलो लेट्स सी। लेकिन बट इट्स गुड। रोज़े मुझे आप पावर पैक्ड है, मुझे मैं भी हूँ। रोज़े इतने तंग नहीं कर रहे, मतलब रोज़ा, मतलब अगर थोड़ी मुशक्कत भी हो जाए, वो जो लोग अक्सर लोग रोज़े में बैठ जाते हैं ना, तो वैसे एक मौलवी साहब थे, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा था कि वो कुछ लोग कहते हैं ना कि रोज़ा रख के लोग सो जाते हैं, बस नमाज़ें पढ़ते हुए सो रहते हैं, तो क्या ये ठीक है कि नहीं? और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए ऐसे। तो उन्होंने कहा था नहीं, अच्छा है, गुनाहों से बचते हो आप, गुनाहों से बचते हो, कुछ नहीं होता। अगर आप अपने फराइज सारे अंजाम दे रहे हो रोज़े में, वो है तो कोई मसला नहीं है। तो क्यों नहीं, आप बताएं। बाकी हाँ, मैं शुक्र अल्लाह का। मैं बस ये कहता हूँ कि टेम्पर ना लूज़ करें रोज़ों में अपना। आपने रोज़ा रख लिया है तो प्लीज़ दूसरों को ना एहसास दिलाएं कि आपने रोज़ा रखा है, ठीक है? ये मेरा मैसेज है। वो कहती तितली शहजादी कहती है, ये मेरा मैसेज है रख के सामन लई। तो ये मेरा मैसेज है रोज़ेदारों के लिए। I also don't lose temper and I expect people to don't to lose temper रोज़े में। तो हाँ प्लीज़, ये चीज़ आप पता है, अच्छा ये चीज़ ना बड़े सदियों से चलती आ रही है, लोग कहते आ रहे हैं, लेकिन ना इसको कभी उन्होंने बैठ के ना उसको इस चीज़ को उसको उस तरह से ना कभी अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की कि क्यों ये कहा जाता है। बिकॉज देखें, आपने तो वो कर लिया, आप चले गए, लेकिन वो एक बात जो है ना, वो किसी दूसरे के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट करती है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो, वो आप नहीं जानते ना। तो इस तरह, इसलिए मेरा ये एक है थोड़ा सा कंसर्न। अच्छा, और आज बताए नहीं कुछ नहीं। एक्चुअली आई एम वन ऑफ दोस पीपल जो रोज़ों में जिनका टेम्पर लूज हो जाता है। रोज़ों में तुम्हारा तो वैसे भी होता है। कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं है रोज़ों में। हाँ, चलो कोई नहीं। अच्छा जी, अब नहीं करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन मुझे आजकल थोड़ा टेम्पर इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह करे। चले जी, आज क्या है? आज वही रहते हैं हमारे, आज एक चीज़ नहीं रहती, आज एक चीज़ नहीं है, मैंने इससे बोला। हमारे पास न्यूज़ रहती है, हमारे पास जो है वो कंटेंट रहता है। इंटरव्यू हमारे पास कोई भी नहीं है, इस हफ्ते कोई आया ही नहीं है सच। प्रियंका चोपड़ा गया तो मैं क्यों देखूं, लोग कैसे लॉलीवुड न्यूज़ दिया करे। तो हमारे पास टिकटॉक भी है, अरसलान के पास, मेरे पास नहीं है जी। हमारे पास जो है वो फीडबैक है आपका, और कुछ भी नहीं है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं न्यूज़ से। न्यूज़ में सबसे पहला सिलसिला ये है कि डिप्रेशन के बारे में आजकल
अच्छा वैसे तो हम डिप्रेशन एक बड़ा नाजुक टॉपिक होता है, इस पे बात करना वाकई हर दफ़ा जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कुछ लोग उल्टा सीधा मतलब ले लेते हैं और खासकर सेलिब्रिटीज के अल्फाज को लोग पकड़ने के लिए वैसे बैठे होते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं क्यों बैठे होते हैं कि लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन कभी कभी आप सोचो ना तो ये एक कह लीजिए कि उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि जब दे आर इन्फ्लुएंसर जब वो बोल रहे हैं तो उनको सुनने वाले कान बहुत सारे हैं, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है उनका, मतलब बात का। तो इस तरह से उनको एग्जामिन या उनको इस तरह से क्रिटिक किया जाता है कि ये स्टेटमेंट सही थी या जिम्मेदारी के साथ दी गई या नहीं दी गई। इसी तरह की एक स्टेटमेंट दी रेशम ने रिगार्डिंग डिप्रेशन एक रमज़ान ट्रांसमिशन में। समी खान ने पूछा उनसे कि आप डिप्रेशन के बारे में क्या सोचती हैं, क्या सोचती हैं, तो उन्होंने ये बताया कि मेरे नज़दीक डिप्रेशन जो है वो अल्लाह से दूरी का नाम है। डिप्रेशन अल्लाह से दूरी का नाम है। वन सेकंड उन्होंने ये भी बोला कि जब वो भी चूँकि वो बिन माँ बाप के पली हुई हैं तो वो कहती हैं वो नमाज वगैरह पढ़ती हैं और वो जो है तब भी वो अल्लाह को याद करती थी जब वो इस तरह के फेजेस में गुजरती थी। एक तो ये और रेशम की पर्सनैलिटी हमने वैसे भी देखी है। अब वो अक्सर जो है न्याज वगैरह भी बना रही होती हैं एंड इस तरह के जैसे मुहर्रम वगैरह पे उनके बड़े वो चलता है एक्टिविटीज इस तरह की आती हैं ताकि उनको देख के लोग इंस्पायर हों और वो भी इस तरह की एक्टिविटीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। देखा जाए तो ये एक एग्जाम्पल ही होती है ना जो आप लोगों के लिए क्रिएट करते हैं। जब आप इस तरह की स्टेटमेंट्स पकड़ रहे हैं तो फिर उस तरह की चीज़ों के बारे में भी बात कर रहे हैं जो पिछले कई सालों से वो कर रही हैं, न्यास कर रही हैं। खैर वो स्टेटमेंट सही है या गलत वो अब हमारी आगे बहस चलती है। जी मुन आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट? मुझे लगता है कि रेशम ने बिल्कुल ठीक बात की है। मुझे लगता है कि जब आप अपनी रूट से दूर चले जाते हैं, अपने रिलीजन से या अपने स्पिरिचुअलिटी से दूर, यहाँ पे मैं इसको स्पिरिचुअलिटी का भी नाम दूंगा कि अगर आप उससे दूर चले जाते हो, आप दूरी अख्तियार कर लेते हो तो आपके अंदर एक चीज़ खत्म हो जाती है, इसको कहते हैं उम्मीद। जब आपके अंदर से किसी चीज़ की उम्मीद खत्म हो जाती है तो आप डिप्रेस होना तभी स्टार्ट होते हो। ओके, ये आपकी ये मेरी परसेप्शन है, आपकी अपनी परसेप्शन, यही सही मैंने बात शुरू करनी है। जी तो मेरी परसेप्शन, मुझे लगता है कि रेशम ने बिल्कुल सही बात की और उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एग्जैक्टली, दिस इज नॉट जनरलाइज्ड, हर कोई अपने ऊपर नहीं अप्लाई कर सकता। जी मैं इस मामले में क्योंकि आई एम ऑल्सो अ डिप्रेशन सर्वाइवर सो आई कैन टॉक अबाउट इट। बट आई फील जब मैंने भी डिप्रेशन का ये पूरा फेज गुजारा और मैंने उस डिप्रेशन के फेज में ये समझा या मैंने ये सीखा। नंबर वन, सबसे पहले जब मुझे डिप्रेशन होता था तो मैं कहता था कि ये मुझे क्यों नहीं ट्रीट कर रहे उस तरह से लोग कि जी जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरी बात को लोग उस तरह से क्यों नहीं समझ रहे जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मेरा एक नज़रिया है, जो मेरा समझाने का तरीका है। सो उस दौरान मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मैं, तुम या मेरे साथ कोई और, हम डिफरेंट हैं। बिल्कुल ऐसी है। कोई चीज़ मेरे लिए बहुत ट्रिगरिंग हो सकती है, कोई चीज़ वही सेम बात किसी के लिए ट्रिगरिंग नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसी। कोई एक छोटी सी हरकत कहीं हो गई है अनइंटेंशनली, कुछ चीजें वो जो डेजा एक इशारा भी कह सकते हैं, वो भी ट्रिगर कर सकता है आपको। ठीक है, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा लफ्ज भी ट्रिगर। और कभी कभी आप बड़े से बड़े पहाड़ से गुजर पहाड़ से भी गुजर जाते हो, आपको फील नहीं होता। तो तब मैंने ये सोचा था कि हर एक का डिप्रेशन भी डिफरेंट है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, मेरा डिप्रेशन का रीजन और मेरे डिप्रेशन की जो चीज, डिप्रेशन इज अ प्रूवन फैक्ट, एक क्लिनिकली प्रूवन डिसऑर्डर है, लेकिन हर एक को डिप्रेशन किस वजह से है आप उन्हें ब्रॉडर टर्म्स तो दे सकते हो, लेकिन वो जो सिचुएशन या वो जो हालात क्रिएट होते हैं, हर एक का डिप्रेशन डिफरेंट होता है। जब हर एक का डिप्रेशन डिफरेंट है तो हर एक का ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। कुछ लोगों के लिए ट्रीटमेंट थेरेपी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ट्रीटमेंट मेडिसिन हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए आप कुछ ऐसी, जैसे इन माय केस मेरे लिए डिप्रेशन से निकलना तब इजी हुआ जब मैं वो चीज़ें करना स्टार्ट हुआ जो मैं करना चाहता था। बिल्कुल, जो मैं करने की ख्वाहिश रखता था, जो चीज़ों ने मुझे बांधा हुआ खुश किया, जिन चीज़ों ने मुझे खुश किया, जब मैंने वो चीज़ें ज़्यादा की तो मुझे डिप्रेशन दोबारा नहीं हुआ और डे बाय डे कम हुआ है। ठीक है, सो हम इससे ये ज़रूर अखज़ कर सकते हैं कि रेशम के लिए डिप्रेशन का इलाज शायद अल्लाह से ज्यादा नजदीकी हो। बिल्कुल। अगर आप इसमें साइंटिफिकली, क्योंकि आप साइंटिफिकली डिप्रेशन को इलाज कर रहे हैं, तो साइंटिफिकली तो ये भी प्रूवन है कि नमाज भी एक मेडिटेशन है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, मेडिटेशन है बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आप आराम सुकून से नमाज पढ़ते हैं और बिल्कुल आप
अपने बिलीव्स को वो करके। फिर एक तो ये भी उनको हो सकता है उधर से मेडिटेशन मिल गई हो। कुछ लोगों के लिए बुक रीडिंग जो है वो डिप्रेशन में खत्म करती। तो जहाँ बुक की बात हो रही है तो हो सकता है कुछ को कुरान पढ़ के डिप्रेशन का इलाज मिल रहा हो और उनको वो सब बातें कनेक्ट हो रही हो जिनके सवाल नहीं मिल रहे। ठीक है, तो आप इसको नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत कहा है, उन्होंने बकायदा कहा है कि मैं ये समझती हूँ। ठीक है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारे यहाँ ये हो चुका है कि हम लोगों की पर्सनल फीडबैक को क्रिटिक करने लग गए हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस को क्रिटिक करने लगे हैं। अच्छा, एक तो ये बात। एक और बात मुझे इधर और एड्रेस करनी थी। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि जी जो है जी, जो लोग नमाजी भी होते हैं उनको भी डिप्रेशन होती है। एंड कुछ लोग जी खाना काबा में जिन्होंने सुसाइड किया वहाँ पे भी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज आप ये बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को सेपरेट रखना चाहिए। नमाज पढ़ना का हरगिज मतलब ये भी नहीं होता कि आप अल्लाह के नजदीक हो। बिल्कुल, अल्लाह से नजदीकी इज अ सेपरेट थिंग। जो आप नमाज पढ़ते हो वो फराइज हैं, वो आप पे फर्ज हैं। वो आप ये नहीं कह सकते मुझे डिप्रेशन में नमाज पढ़ने शुरू कर। नहीं जी, नमाज तुमने डिप्रेशन में भी पढ़नी थी। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। ठीक है, नमाज आपने डिप्रेशन में भी पढ़नी है और डिप्रेशन ना भी हो तब भी पढ़नी है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी जब आपको डिप्रेशन में सुकून नहीं मिल रहा था नमाज में, मतलब पहले नहीं मिल रहा था और डिप्रेशन में मिलने लग गया, तो शायद नमाज आपके लिए वो हीलिंग फैक्टर हो। बिल्कुल हो सकता है। आप घरों में ग्रीन कलर लगा लेते हो, आप कहते हो नहीं जी ग्रीन कलर जो है आपको डिप्रेशन नहीं होने देता, तो किसी लोगों के लिए ग्रीन कलर बुरा भी हो सकता है, ग्रीन कलर जहर भी होता है, चुभ भी सकता है उनकी आंखों में। हाँ, ठीक है, दैट्स ट्रू। ये बड़ी रिलेटिव टर्म है, ये बड़ी रिलेटिव टर्म है। ऑब्जेक्टिव, दिस इज सब्जेक्टिव, ये हर किसी के लिए डिफरेंट है। ठीक है, मैं इस सर्टन इसके बाद इतना प्रेशराइज किया क्योंकि उनको एक अपॉलजी भी शेयर करनी पड़ी। मुझे उस अपॉलजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे दुख हुआ कि क्यों उनको अपोलोजाइज करना पड़ रहा है यार। एग्जैक्टली, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी, कोई नाजायज को गलत कोई हराम बात नहीं की थी। उन्होंने तो वही बात की थी ना जो उनको लगता है कि है, और वो कुछ लोगों के लिए है। एग्जैक्टली, काफी सारे लोगों के लिए, काफी सारों के लिए हो सकता है डिप्रेशन का इलाज वहां मिला हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो थोड़ा सा बिला वजह बैश ना करना चाहिए। और सेकेंडली थोड़ा जहां आप समझते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग जैसे मैं हूं या तुम हो, मैं इस चीज पे कोई फीडबैक देता हूं तो मैं समझता हूं कि नहीं जी मेरा ये नजरिया है कि मुझे ये लगा है कि ये गलत बात है। तो ये फिर उसका भी ये नजरिया है कि उसको लगता है कि शायद उसको डिप्रेशन का इलाज वहां से मिलता है, तो उसको भी फीडबैक की इजाजत, मतलब उसको भी अपना एक प्रोसीजर बताने की। फिर यही वजह होती है फिर हमारे स्टार्स फेक हो जाते हैं। बिल्कुल, फिर हम कहते हैं हमारे स्टार्स फेक हैं। तो आप करते हो ना, आप फेक करने में मजबूर करते हैं। अब उन्होंने अपॉलॉजी दी है, आई एम वेरी श्योर कि उन्होंने दिल से नहीं दी होगी। एग्जैक्टली, प्रेशर में दी है यार, क्योंकि ये प्रेशर बहुत बुरी चीज है। जब बहुत सारे लोग मिलके आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आपको हर तरफ से ऐसे नजर आ रहा है कि लोग आपकी तरफ उंगलियां उठा रहे हैं, तो आप फिर आगे से क्या करोगे? बेबस होके यही करोगे। तो मैं तो रेशम के साथ हूँ, मैं भी साथ हूँ, क्योंकि आपको जहाँ आपको डिप्रेशन को आप इतने खुले दिलों से मतलब कहने, मतलब हम अब इस फॉर एग्जांपल आने वाले दौर में हम अब इस चीज का भी ख्याल रखेंगे। सर्टन वर्ड्स, सर्टन टोन, सर्टन आपका आवाज का उतार चढ़ाव, सर्टन सिचुएशन उससे ट्रिगरिंग हो जाता है। तो जब आप इधर इतना वो मतलब आपने इतने सारे वो रेड फ्लैग्स बना लिए, पैरामीटर्स हैं डिप्रेशन के, क्या हीलिंग के पैरामीटर सिर्फ दवाई और थेरेपी है? बिल्कुल नहीं हो सकता ना। मेडिटेशन या मेडिटेशन भी आप कहते हैं वही जिसमें आपने सुकून करके बैठना है, या उसके लिए वो भी हो सकता है। तो उसके भी दिल खोलें कि डिप्रेशन को अगर डिप्रेशन वास्ट है तो उसका इलाज का भी अपना तरीका है। बिल्कुल, दैट्स इट। आई थिंक हमने कवर कर लिया। मजा आया मुझे इस डिस्कशन का। चलें जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। जी एक मूवी आई, जावेद आई उसका प्रीमियर हुआ था, और उसका नाम था जी जावेद इकबाल, जिसको डायरेक्ट किया बोलिया ने, जिसके कास्ट में शामिल है यासिर हुसैन एंड आयशा उमर, प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स में। जी हमारे जो
सेंसर बोर्ड है उधर से वो पास हो चुकी थी, लेकिन बाद को गवर्नमेंट को इंटरवेन करके इसको बंद करना पड़ा। वो ये कह रहे थे कि आप ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं एक पीडोफाइल की, जिसकी वजह से वो अब कह रहे हैं कि एक तो नंबर 1 इसका नाम चेंज करें, जावेद इकबाल से इसका नाम रख दिया गया है कुकड़ी, और दूसरी दफा इसको क्योंकि वो जो जावेद इकबाल थे उनको उनके दोस्त अहबाब जो है वो कुकड़ी कह के बुलाते थे। ओके, उनका निकनेम था। और दूसरा उन्होंने कहा है कि थोड़े से मूवी में कुछ चीज़ें ऐड की जाएं जिसमें आप इस चीज़ को इम्प्लीफाई करें या इस चीज़ के बारे में हाईलाइट करें कि आपने ये फिल्म जो बनाई है उसका मकसद क्या है, कि क्या आप इसको ट्रू इवेंट्स दिखा रहे हैं या मतलब लेसन जो है, तो उसको वो शायद रिवाइज करके तो ये फिल्म मोस्ट प्रोबेबली ईद उल फितर पे या ईद उल अज़हा पे रिलीज होगी। जी क्या कहेंगे आप इसके बारे में? क्या ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि नहीं? मुझे लगता था मुझे ये लगता है कि ना जब आप किसी आर्ट को छेड़ते हैं ना तो वो फिर उस तरह से नहीं रहता, उसको ना छेड़ना नहीं चाहिए था। अगर आप दिखाना चाह रही है टीम इस मूवी को उस तरीके से, तो उसको उस तरीके से दिखाने, एक तरह की स्टोरी टेलिंग ही है ना। जी। और उस स्टोरी टेलिंग से उस बंदे के साथ जो भी हुआ वो सबने देखा, ठीक है, तो उसको दिखाने देना। अच्छा, उसमें अमेंडमेंट करो, ये करो, ऐड करो, लेस करो। राइट। इसमें जब बहुत ज्यादा ग्लोरिफिकेशन हम शुरू करते हैं ना, ग्लोरिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, ग्लोरिफिकेशन ऑफ डिप्रेशन या ग्लोरिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, टॉक्सिक कैरेक्टर्स, सबसे पहले ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर्स। हमने कभी सुना ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर्स? नहीं, क्या है ये? मतलब जब हम अपनी आवाम को फोर्स कर रहे हैं इंडिया गलत या मतलब फलाना मुल्क गलत और उसके तो ये वो तो भी बहुत ज्यादा ये है, भी तो एक ग्लोरिफिकेशन है ना। ये तो बहुत ज्यादा है। एक हेट क्या बोलेंगे, हेटेड की ग्लोरिफिकेशन तो एक वहां भी हो रही है। तो जब ये आप इस तरह की चीजों में निटी-ग्रिटीज में घुसते हैं तो पहले जनरल वाला तो ठीक कर लो, जो हर बंदे को चला हुआ है, जो मतलब जब हम छोटे छोटे अभी मतलब 2-3 साल के ही हो रहे होते हैं तो इंडिया में बच्चों को सिखाया जाता है पाकिस्तान इज अ विलन और इंडिया इज अ हीरो, या इधर हम बच्चों को ये पाकिस्तान इज अ हीरो एंड इंडिया इज अ विलन, ऐसे ही है। ये दोनों साइडों पे है। क्या ये एक ग्लोरिफिकेशन हमें टीवी और जो मीडिया के थ्रू मिली उधर से नहीं, हेटेड की उसकी ग्लोरिफिकेशन के बारे में तो जो हम हमारे अंदर एक एक्सट्रीमिज्म जो आ गई फरोग दे रहे हैं, बिल्कुल। तो वो भी तो एक चीज है। तो मुझे लगा कि शायद गवर्नमेंट को इस तरह की चीजों में इंटरवेन करने की बजाय उन चीजों में इंटरवेन करना चाहिए जो कि ओवरऑल नेशन बिल्डिंग की चीजों को खराब कर रहे हैं। वो तो कभी भी नहीं ना कर रहे। हाँ, वो तो फिर कभी नहीं होगा। वो तो नहीं होगा। उसमें मुझे बड़ा दुख होता है यार, हम किस तरफ जा रहे हैं, पता नहीं एज अ नेशन हम किस तरफ जा रहे हैं। मतलब चले, आई थिंक दैट इट। हाँ, चल बाल को टप्पा लगाओ। ओके जी, चले। मूविंग ऑन टू इसी तरह की थोड़ा एक टॉपिक है जो पहले हमने डिस्कस किया, सोशल मीडिया, सोशल सर्विसिंग की तरफ। जी जी। रिसेंटली एक मेकअप आर्टिस्ट ने बाबर ज़हीर वो गए, जो महिला के बड़े अच्छे फ्रेंड, हाँ जी, क्रॉस स्टिच गए और उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात की कि जो हम शॉपिंग बैग्स होते हैं शॉपिंग बैग्स की एक्स्ट्रा चार्जिंग क्यों की जाती है। मून, इस पूरे प्रोसेस के बारे में आप कुछ अपने बारे कुछ कहना चाहें, इस शॉपर अच्छा, जो चेंज पहले तो शॉपिंग बैग जो है वो फ्री में होते थे, कपड़ों के साथ ही मिलते थे। जब वो प्लास्टिक के बैग आते थे तब फ्री होते थे। जब से ये पेपर बैग का आया है तो जी उनको भी बड़ी कॉस्ट पड़ती है। मुझे मेरा एक फ्रेंड है, एक जगह जॉब करता है किसी ब्रांड पे, तो उसने बताया था कि पहले हमें लेट से एक शापर 1 रुपये का पड़ता था, अब हमें एक शापर 60 रुपये का पड़ता है या 50 रुपये का पड़ता है या जितने भी रुपए का पड़ता है। तो फिर इस वजह से जो है वो हमने डिसाइड किया कि शापर को जो है वो उसके भी अलग से चार्जेस। अब मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, वो जी जरूर। वो कुछ इस तरह से है कि जब आपने 6000 का जुड़ा ले लिया तो 30 रुपए के शापर देते हुए आपको क्या मौत पड़ती है। बट अच्छा ठीक है, मैं आपका ये मेरा भी यही, क्योंकि वहां पे जो लोग जाते हैं, जो मॉल्स में जाते हैं, जो इन ब्रांड्स में जाते हैं, जो क्रॉस स्टिच पे जा रहा है वो बंदा को गरीब गुरबा तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा जिसने आप फिर ये बहस लेकर 10 रुपए की रोटी खाने के पैसे नहीं है तो भाई 10 रुपए की रोटी खाने के पैसे नहीं है तो फिर 10,000 का सूट क्यों ले रहे हो। अच्छा, इस पे मैं आपको नहीं ये अच्छा हुआ ये है कि अब ये शॉपर का बिजनेस बनाना करना शुरू हो गया ना, ये जो पेपर बैग्स हैं, ये जो जिस तरह के पेपर बैग्स हैं ब्रांड्स ने अब इन पे अलग से वो करना शुरू कर दिया। अच्छा, इनकी प्रोडक्शन भी शुरू हो गई, प्रोडक्शन, और इनको कस्टमर्स को यहाँ से भी निचोड़ना शुरू कर दिया ना, इसमें से भी प्रॉफिट मार्जिन्स रखने शुरू कर दिए। ये बात है मेरी इधर से रिलेटेड, ये मेरी इस चीज से रिलेटेड जो एक
राय है, जो आपने सोचा वो वही थी, पहले यही थी, अब ये नहीं है, अब चेंज हो गई है। ये नहीं है। असल में सबसे पहले प्लास्टिक बैग्स थे, तो उनको खत्म करने का रीजन ये थी कि प्लास्टिक की कंजम्पशन कम से कम हो, सो दैट लोगों के अंदर एक जो चीज़ होती है जिसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, तो उसकी कुछ आदतें लोगों के अंदर आना शुरू हो कि लोग अगर आप एक थैला लेते हैं तो फिर वो एक ही थैला बार बार मैक्सिमम यूज हो, बिल्कुल ठीक है, जो कि नहीं हो रहा, जो कि नहीं हो रहा। असल में आदत आपको, क्योंकि अब चीजें प्लास्टिक कंजम्पशन बढ़ती जा रही है और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो रियल है। अब इट्स अप्रैल, राइट, कल रात को बरकी पे धुंध थी और बहुत बुरी धुंध थी और ठंड इतनी ज्यादा थी। मैंने कभी अप्रैल में धुंध नहीं सुनी, मैंने नहीं सुनी, पता नहीं आप बता दें, मैंने देखी नहीं कभी, मैंने देखी नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग और वो जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये तो रियल है, ये रियल है। तो इसमें हमारा कितना पार्ट है इस, तो हमें ये जो सस्टेनेबिलिटी, मतलब कपड़ों को दोबारा यूज करना और उनको रिसाइकलिंग करने की आदतें अब हमें नॉर्मलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बात समझ रहे, इसमें तो कोई दो ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहना कि जी जिसने 10,000 का जोड़ा ले लिया वो 50 का चॉपर भी ले ले, सो इट्स अ वेरी चाइल्डिश फीडबैक शायद। तो मेरी बात समझ रहे हो, असल रीजन ये दूसरी बात आ गई, ये मेरी भी पहले भी, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि पहले मैं भी यही सोचा था, लेकिन अगर आप इसको ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव से सोचो तो उस हिसाब से। दूसरी जो बात ये है वो ये है कि अब ये जैसे वो चार्ज कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जब इस तरह की चीजें आएंगी, तो एक चीज आपने पढ़ी होगी CSR, जिसका मतलब होता है नहीं CSR नहीं, ग्लोबल वो जो नहीं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, CSR ही होती है, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जिसमें आप ऐसे रूल्स बनाते हो अपनी कंपनीज में, जो कि आप इंश्योर करते हो कि आप अगर कोई क्लाइमेट में कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर आपके कुछ फुटप्रिंट्स हैं, तो आप उनके ऐसे एक्शंस भी करोगे जो कि उनको मिनिमाइज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की कार्बन एमिशन सर्टेन पॉइंट से ज़्यादा है, तो उनको इस तरह की वो पॉलिसी बनाते हैं वो लोग कि वो लोग सर्टेन दरख्त भी लगाएंगे हर साल, कि अगर आपकी इतनी तो ये एक CSR का एक कॉन्सेप्ट जो बड़ी कंपनीज में आपको पता होगा। तो जब एक कंपनी, ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो ये कपड़ों वाली कंपनीज हैं, तो इन पे CSR की एक रिस्पॉन्स मतलब नहीं बनती कि वो कस्टमर्स को बैग्स भी वो खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट के प्लास्टिक की कंजम्पशन कम हो। लेकिन वो प्लास्टिक के बैग दे रहे हैं क्रॉस स्टिच वाले? नहीं, कागज के दे रहे हैं। कागज के दे रहे हैं ना, लेकिन उसके ग्लोबल वार्मिंग से क्या ताल्लुक है? मुझे ये तुम्हारी उसकी समझ नहीं आई। तो प्लास्टिक कंजम्पशन कम हो जाएगी ना। प्लास्टिक तो वो वैसे ही भी नहीं दे रहे। हाँ, तो वो तो वैसे भी नहीं दे रहे प्लास्टिक का शॉपर। लेकिन द थिंग इज कि एक शॉपर को आप मैक्सिमम उस वाले को यूज तो कर सकते हो ना। अच्छा, रिसाइकल तो हो सकता है ना वो बार बार। प्लास्टिक का नहीं, दूसरे वाला, कागज वाला ना? कागज वाला, हाँ। तो वो दे रहे हैं 10-20 रुपए का दे रहे होंगे शायद। तो ना चार्ज करें ना, वो थोड़ी अपनी CSR बनाए इस तरह से। वो तो फिर जारी बात, CSR भी मेरी बात सुनो, एक खिदमत खलक का काम है ना, तो चैरिटी का काम है, तो चैरिटी दिल करता तो करे, दिल करता तो वैसे मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि थोड़ा ये एक उनकी गुड बुक्स आएंगे में शामिल होगा शायद। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ अफोर्ड कर सकते हैं आप, तो क्यों नहीं भाई। मेरी टिक्की वहीं पे अटकी हुई है। चलो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन चलो ठीक है, आप हमारे ऑडियंस देखें, वो जरूर बताएं। अगर मुझे किसी ने इस दफा कन्विंस कर लिया, गालियां दी ना, तो मैंने कसम से, क्योंकि पिछली दफा मुझे बहुत गालियां पड़ी हैं एक मेरी बहन की। अच्छा चलो जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। चलिए अब फिर आज लगता है आज हम सोशल रिस्पांसिबिलिटीज पे कोई न्यूज कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हम जो है ना बैठे हुए यहाँ पे अवाम का सुधारण करने के लिए, खुद सुधरे नहीं हम, है ना जी। मुनीब भट्ट आए एक रमजान ट्रांसमिशन में, जो करती है राबिया और उन्होंने उनसे थोड़े घर में किचन के हवाले से पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो अपने किचन में एक तो पहले तो उनको कुकिंग का बड़ा शौक है, हाँ, लेकिन वो विजिटिंग फैकल्टी है, वो रेगुलर नहीं करते। और इसके अलावा उन्होंने इस चीज़ को कहा कि हमारे घर में बड़ा, उन्होंने पूछा कि जब आपकी बीवी खाना बनाती हैं तो उनको कोई हेल्प करता है या कुछ, तो कहते नहीं, हमारे घर में कुक का कॉन्सेप्ट नहीं, हमारे घर में औरतें खाना बनाती हैं। ये रूल है कि हम कुक नहीं रखते घर में। अच्छा, खुद बनाना है खाना, घर की खवातीन है वही खाना बनाती हैं। और जो है ना, उन्होंने इस चीज़ को इमोशन से कनेक्ट किया।
ठीक है, फैमिली वैल्यूज वैल्यूज होते हैं। अच्छा ठीक है, इमोशनल अटैचमेंट भी होती है जब खाने आप के बीवी के हाथ का बना हुआ खाना खा रहे होते हैं तो वो जब दिल तारीफ का होती है रास्ता दिल सो जी इसके बाद बड़ा वायरल हुआ ये बहुत। क्लिप और उसके बारे में बहुत Backlash type मिला टाइप उनको। का। तो आप क्या कहेंगे कि जो कुकिंग है हमारे यहाँ जो हम समझते हैं कि खवातीन को करनी चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या अच्छा, क्या इसके बारे में इरफान ये है कि देखिए हमारा जो पाको हिंद का पैटर्न है ना, वो ये है कि घर में मर्द करते हैं कमाई, औरतें संभालती हैं चूल्हा। जी ठीक है, ब्रेड विनर है कौन है? मर्द है। मर्द है। तो ब्रेड मेकर भी तो कोई होना चाहिए ना। अब ये तो नहीं है कि सारा दिन ऑफिस से आके थका हारा फिर वो खाना भी बनाएगा। तो या तो फिर आप वो वाला कल्चर लेके आए ना कि बंदा भी कमा रहा है, बंदी भी कमा रही है, तो फिर दोनों में से जिसका मर्जी दिल करे वो पका ले। ठीक है। और हाँ ठीक है, लेकिन अगर बंदा कमा रहा है तो फिर बीवी पकाएगी ना, फिर सारी बात है, बाहर से तो नहीं मंगवाएंगे। तो ये थोड़ा सा लॉजिक मुझे अच्छा ठीक है, इट्स अ लॉजिकल थोड़ा सा उस हवाले से अगर थोड़ा सा इसको टिपिकल या बोल रहे हैं थोड़ा कन्वेंशनल जो, क्योंकि हमारा कल्चर ये कल्चर एक तो ये है, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आई एग्री कल्चरली रह के आप, बट आई फील के मुझे ऐसा फील होता है कि इसमें फिर आपकी पर्सनल राय खत्म हो जाती है कि फिर आपको जैसे ये है कि आप एक बॉक्स में कैद कर दो, आप औरत है तो औरत ने करना है। मैं तुम कहते हो डिसीजन मेकिंग फैक्टर होना चाहिए ब्रेड। हाँ, एक अगर अर्न करने तो दूसरा कुक करने वाला भी होना चाहिए। मैं ये हाँ, तो सारी बात है, अगर औरत अर्न करेगी तो घर में बंदा ही पकाएगा। ओके गॉट इट। तुम कह रहे हो कि डिसीजन मेकिंग फैक्टर होना चाहिए ब्रेड। मैं ये कह रहा हूँ कि कौन मेकर है और कौन अर्नर है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि मैंने अक्सर ये भी देखा है, मेरे आंखों के सामने मिसालें हैं कि औरतें जॉब कर रही हैं तो फिर उनके बंदे ही घर में बैठ के पकाते हैं यार। ठीक है, हाँ, लेकिन मुनीब ने जिस पर्सपेक्टिव में कहा है वो उनको पता होगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली कह दिया, ठप्पा लगा दिया कि औरत ही। हाँ, ये गलत चीज है। ये गलत चीज है। अच्छा, आपने किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी काम को टाइप कास्ट नहीं करना कि एन नहीं करना। हाँ है ना, हाँ स्टीरियोटाइप हाँ, स्टीरियोटाइप। अच्छा Whatever, हाँ मतलब whatever। इसको बड़ी ब्रॉडर टर्म में स्टीरियोटाइप भी कहेंगे। अच्छा, मुझे जो एक मसला है, मैं इसमें जो मेरी जो राय है वो मुझे ये वाली ठीक लगती है कि जो फॉर एग्जांपल अगर कोई कुछ हमारे यहाँ ऐसी खवातीन भी हैं जिन्होंने कहा है ना कि हमने करना ही यही है, तो अगर वो खुद खुशी से यही करना चाहती हैं तो कोई मसला नहीं है। क्यों? हाँ बिल्कुल ठीक है, जिनको हाउसवाइफ कोई इजी काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो मैंने समझ लिया है। हाँ, मेरे ख्याल में देखी होगी आपने। हाँ देखी है, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ है कि हाउसवाइफ होना एक ऑफिस में जॉब करने से भी ज्यादा मुश्किल है। बहुत और मल्टीटास्किंग की इंतहा। ऑफिस जॉब जो है ना, वो कुछ घंटों की है, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे 12 भी लगा लो, अगले 12 घंटे तो आप फ्री हो ना, ये तो 24 घंटे की, और उसकी कोई छुट्टी भी नहीं है। हाँ जी, छुट्टी भी नहीं है, छुट्टी भी नहीं है। हाँ, और वो आपसे वो 24 घंटे की होने के बावजूद एक्स्ट्रा आवर्स जरूर लेती है आपसे, एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर लेती है आपसे। तो मेरे ख्याल में जिसको जो बनना, अगर वो ये कोई एक वो नहीं होना चाहिए कि एक आपको किसी एक जेंडर स्पेसिफिक कुकिंग नहीं होती, कोई भी नहीं चीज होती, कोई भी कर सकता है कुकिंग, कोई भी कर सकता है, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक चीज नहीं हम करते हैं, हमें पता है। अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, मूविंग ऑन टू मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट न्यूज जी। मैं इसके बारे में कोई फेस्टिवल जी, एक फेस्टिवल है जिसका नाम है मिसाफ। इसको अगर हम इसका मैं आपको एशियन समथिंग नहीं मैं मोजा इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। जी एक फिल्म फेस्टिवल है जिसका नाम है मोज़ाक इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल, जो कि हुआ इस दफ़ा कनाडा में, और इधर हमारी कुछ फिल्में गई। एक का नाम है जॉयलैंड और एक का नाम है कमली, एंड व्हाट लव गॉट टू डू, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है ना। ठीक है, तो और इधर जाके हम जो जॉयलैंड है जी, अवार्ड्स मिले। जॉयलैंड को मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले का, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर का, बेस्ट साउंड डिजाइन का और बेस्ट एक्ट्रेस का। और इसके अलावा हाँ जी, और सानिया सईद को बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है फॉर कमली। तो ये कुछ अवार्ड्स मिले हैं, हमने सोचा कि ये भी एक लॉलीवुड न्यूज़ है जो शेयर करनी चाहिए। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन टू टीम। एक मिनट, कांग्रेचुलेशन टू खूसर प्रोडक्शन। दरिया को कूजे में बंद कर दिया। तो रस्सी फारूक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप मेरी फेवरेट हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे शाइन करती रहें इंशाल्लाह। और सानिया सईद जी, आपको बहुत बहुत मुबारक, आप डिज़र्व करती हैं ये अवार्ड। आपने कमली में
बेतहाशा दिल खोल के अपनी एक्टिंग के गुण दिखाए जी। हैं। हाँ। सो आई थिंक इसी के साथ ही हम चलते हैं, बस ये इतनी ही न्यूज़ इतना ही है, हाँ। जी। मूविंग ऑन टू, इसमें कोई ओपिनियन नहीं ना देनी? हाँ, इसमें क्या हाँ, opinion? इसमें क्या ओपिनियन होता है? हाँ, कि सानिया सईद को ना देते, सबा कमर को दे देते। चलो जी। मूविंग ऑन टू कंटेंट ऑफ द वीक। जी मून, क्या देखा आपने इस वीक? मैंने इस दफा देखी फराज। जी। फराज जो कि परसों या शायद कल ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। फराज है जी हंसल मेहता की मूवी, जी। टी सीरीज की प्रोडक्शन है ये, हाँ जी। और ये रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पे। फराज एक्चुअली एक बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स मूवी है। फराज हुसैन एक करके एक लड़के की ज़िंदगी की कहानी है ये। 30 जून 2016, चलो मैं डेट देख ही लूँ, 2016 में, हाँ 2016 में आई गेस, एक टेररिस्ट अटैक हुआ था एक रेस्टोरेंट में, एक कैफ़े में, बांग्लादेश के शहर ढाका में। तो उसके जो टेररिस्ट थे, जो लोग थे, वो यंगस्टर्स थे, 18, 17, 19, 20 साल के लड़के थे। उन्होंने 5 लोगों ने उन लोगों को हॉस्टेज बना दिया था, और जितने भी नॉन मुस्लिम्स और फॉरेनर्स थे उन सबको मार दिया था, और जो मुस्लिम्स थे उनको छोड़ दिया था जिंदा। तो ये उनकी एक स्टोरी है, उस एक पूरे अटैक के ऊपर ये मूवी बनी हुई है। और 1.5 घंटे की, 1 घंटा 25 मिनट की मूवी है। मतलब वो पूरी उसी इवेंट के ऊपर है कि रात से दिन हुआ और कैसे कैसे वो सारा हुआ। मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई। मुझे नहीं पता ये इस कहानी सच्ची है झूठी है, टेररिस्ट क्या करते हैं नहीं करते। मुझे इसकी एक तो कहानी बड़ी पसंद आई, स्क्रीन प्ले बड़ा खूबसूरत, वेल उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ था, अच्छा लिखा हुआ फ्लो ही था। हाँ। मुझे एक्टर्स की एक्टिंग ने बहुत खुश किया। फराज हुसैन बांग्लादेश का शहजादा, नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, 5 के 5 नए बच्चे हैं, पांचों के पांचों ने बहुत अच्छा काम किया। अब फिर मैंने कहा मैंने देखूँ ना कि कौन लोग हैं, तो उनमें था एक लड़का जो कि मेन इनका सरगना होता है इन लोगों का जिन्होंने अटैक किया हुआ, वो मैंने देखा तो वो थे कोई आदित्य रावल। फिर मैंने जाके विकिपीडिया के देखा, वो परेश रावल के बेटे हैं। वेरी नाइस। उन्होंने इतना खूबसूरत कैरेक्टर प्ले किया है, इतना खूबसूरत। उसके बाद इस फिल्म में जूही बब्बर भी हैं जो कि राज बब्बर की भी बेटी हैं। उसके अलावा एक और हमने देखा शशि कपूर के पोते हैं, उनका नाम है फुल ऑन नेपोज। लेकिन नेपोज ने अच्छा काम किया, अच्छे वाले नेपोज हैं। ये वो वाला सरप्राइज समझे, इरफान खान के बेटे को कला में देख के मिला था। उस लेवल की एक्टिंग है, तो मुझे बहुत पसंद आई। आप बताएं कि आपको कैसी लगी? छोटी सी फिल्म है, आप ऐसे बैठे बैठे देख लेंगे। तो आई एम नॉट कि टेररिस्ट अटैक क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कहानी है, जिहाद के बारे में, इस्लाम के बारे में, की बातें कर रहे हो। हाँ, मैं फिल्म मेकिंग के हवाले से मुझे बहुत पसंद आई। मैंने इस मूवी देखी, इस वीक जो मूवी देखी वो एक कल्ट क्लासिक है, जिसका नाम है पाकीज़ा। 1972। बिल्कुल। ओके। फिल्म की कास्ट में शामिल है मीना कुमारी, राजकुमार, वीना। अच्छा मेरे पास ना सामने कास्ट में लिखा, मैं इसलिए लिखी है कि मैं कभी भूल ना जाऊँ। वीना, अशोक कुमार और नादरा। अच्छा, अब आजकल इसको डायरेक्ट किया है कमाल अरोही ने, जो कि मीना कुमारी के हस्बैंड थे। ये फिल्म इन्होंने कंसीव की 1950s में के स्टार्ट में, और फिर 58 से इन्होंने शूटिंग करना स्टार्ट की। अच्छा, पाकीज़ा की जब हम बात करते हैं तो पाकीज़ा एक अपने अंदाज में एक मज़ेदार एक फिल्म जर्नी है। ये फिल्म कोई कंप्लीट हुई, आप कह सकते हो कि ये कोई 15-16 साल लगे इस फिल्म को बनते। ठीक है, उसकी रीज़न ये थी कि सबसे पहले तो जो उसमें ये था कि जो कमाल अरोही हैं जो कि मीना कुमारी के हस्बैंड हैं, वो बेसिकली ये फिल्म अपनी बीवी को ट्रिब्यूट पेश करना चाह रहे थे, और वो उसमें इस फिल्म और वो एक परफेक्शनिस्ट भी थे। ठीक है, और पहले उन्होंने ये सोचा कि ये फिल्म ब्लैक एंड वाइट में होगी। बेसिकली ये एक मुजरा, जो तवाइफें होती हैं ना, उन पे बनी हुई है ये फिल्म। और जो है उन्होंने पहले सोचा कि ब्लैक एंड वाइट बनेगी, फिर उन्होंने सोचा नहीं ब्लैक एंड वाइट नहीं तो हम इसको कलर में बनाएंगे, क्योंकि मीना कुमारी ने इस चीज़ की रिक्वेस्ट की। उसके बाद जी कलर में बनाना शुरू हुए, तो वो उनको इतनी परफेक्शन चाहिए थी फिल्म के अंदर कि एक ग्रैंड किस्म के उसके सेट लगे हुए होते हैं। उस मतलब सेट लगाए उन्होंने फिल्म के, गुलाबी हवेली करके उन्होंने एक पूरा कोठा बनाया हुआ था जिसमें उन्होंने ये पूरा सेट लगाया उसका। और उसमें जो है जो मज़ेदार बात ये थी कि परफेक्शन आपको एक एक फ्रेम में नज़र आती है।
जब मैंने जब मैं फिल्म देख भी रहा था तो मैंने सोचा कि यार उस जमाने में कैमरामैन ने तो मैं कहता हूँ तबाही फेर दी, लेकिन वो बाद में पता लगा कि वो कैमरामैन स्पेशल जर्मनी से आया था। ओके, ठीक है, और उसने यहाँ पे भी तबाही फेरी हुई है, तबाही वो उन्होंने भी तबाही ही फेरी हुई है। इवन अगर आप कोई भी पैलेट देखते हो कहीं भी रुकता है फ्रेम तो आपको अंदर एक प्रॉपर मेहनत नजर आती है कि इधर जिसने ये कलर के कपड़े पहने तो इसको मैचिंग करते हुए ये कपड़े, तो हर कलर अपने आप को डिफाइन करता है। अगर एक सिंगल शॉट भी आता है तो वो एक पूरा कंप्लीट फ्रेम लगता है इस फिल्म का। तो पेंटिंग्स हैं इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है, एक तो ये चीज़ बड़ी मुझे मज़ेदार लगी। अच्छा, फिर इसमें जो मसला आता है, इनकी ना फिर सेपरेशन भी हो गई थी ड्यूरिंग फिल्मिंग। हाँ, ड्यूरिंग फिल्मिंग, और फिल्मिंग ऐसा हुआ कि जब कुछ सर्टन ब्रेक के बाद, कुछ 7-8 साल के ब्रेक के बाद, जब ये दोबारा इन्होंने आखिर में शूट करना शुरू की तो 10 साल का गैप था, तो उनके फीचर्स चेंज थे। तो वो बड़ा उन्होंने मेकअप के साथ और बड़ा कवर शवर करके उसको शूट कराया, तो वो स्मूथली लगा। वो ऐसा फील, आप जब क्रिटिक की नज़र से देखते हैं तो आपको फील होता है कि यार ये दूसरी मतलब एज आ गई है उनके फेस पे। कुछ सीन में वो यंग है, कुछ में वो बीच में आते हैं, थोड़ी सी बूढ़ी है। एक तो ये एक चीज़ मैंने एक चीज़ देखी, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत इस चीज़ को वो किया था। इनफैक्ट बाद में ये हुआ था क्योंकि वो फिर वो बहुत अल्कोहलिक हो चुकी थी मीना कुमारी, और उनको लीवर कैंसर भी था। अच्छा। तो कुछ सीन्स फिर वो बॉडी डबल से भी शूट हुए। चलो एक गाना है उस फिल्म का बड़ा मशहूर, तो उसमें आप देखोगे तो उसमें मीना कुमारी का फेस ही नहीं दिखाया। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, वो सारा बॉडी डबल से किया हुआ है। इसके अलावा एंड वाला जो गाना है, उस गाने का नाम मुझे याद नहीं रहा। उस गाने का नाम है हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे। सॉरी, मैं नाम भूल जाता होता हूँ। तो उसमें भी क्योंकि उन्होंने तो बड़ा जोश वाला, आपको पता है जैसे ये तवाइफ कल्चर वाली फिल्में होती हैं, उसमें पेट आखिरी मुद्रा जो होता है वो बड़ा तेज होता है। अब वो चूंकि लीवर कैंसर था तो वो नहीं करते, तो उन्होंने एक बॉडी डबल से वो सारा कराया। पद्मा करके उनका नाम था, जो जो उनकी बॉडी डबल थी। खैर ये मेरे पास ना उसके फैक्ट्स कुछ लिखे हुए हैं आगे, तो मैं वहीं से बार बार देख के कर रहा हूँ। अच्छा, एक तो ये इसके एक इंटरेस्टिंग बात थी। फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें ये थी कि वो इतने परफेक्शनिस्ट थे कि जो सेट्स लगे हुए हैं, तो सेट आपको पता है वो जो अक्सर रात सेट्स की होती है वो आपको फेक ही लग रही होती है, लेकिन उधर उन्होंने कुछ बादलों का भी इस्तेमाल करके तो चांद को बादलों में कुछ इस तरह से छुपाया हुआ है या उनको थोड़ा ऐसे मूव करके दिखाया, तो वो बिल्कुल नेचुरल लगता है सेट के होते हुए। ठीक है, तो ये वाली डिटेलिंग भी बहुत ज़्यादा थी। और ज्वेलरी एक, और उनके कपड़े जो कि मीना कुमारी ने खुद डिज़ाइन किए, वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे। फिर इसके अलावा गाने एक से बढ़कर एक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई ड्यूरिंग दिस होल बैकग्राउंड म्यूजिक जिन्होंने बनाया, उनकी भी डेथ हो गई। फिर मीना कुमारी की फिल्म के रिलीज के 1 महीने के बाद डेथ हो गई। एक जो 2 म्यूजिक डायरेक्टर्स थे अलग अलग जिन्होंने किए, मतलब ये एक प्रॉपर एक लंबा प्रोसेस है, 15-20 साल। ठीक है, 1968 में वो जो जर्मनी वाला सिनेमेटोग्राफर था उसकी भी डेथ हो गई, तो एंड में एक और किसी और सिनेमेटोग्राफर या कैमरामैन से काम लिया गया था। चलते चलते आपने गाना सुना होगा, वो सरे राह चलते चलते। और जब मैंने कोरियोग्राफी देखी इस गाने की और इसका पूरा एक जिस तरह से वो शूट हुआ है, सारा एक्सप्रेशन मीना कुमारी के और वो सब चीज़ें आउट क्लास, मतलब वो एक फिल्म मेकिंग का एक, मैंने कल एक प्रॉपर एक्सपीरियंस किया फिल्म को एक क्रिटिक की नजर से। जब मैं देखता हूँ, पहले बचपन में हमने ये फिल्म देखी तो हमें आराम से प्यार से बस देख लिया बस गुजर गई फिल्म। उसमें मेटाफोर्स इतने मजे के हैं। एक वो जो सांप वाला मेटाफोर है, उसमें वो जो एक कोयल उसको कोई गिफ्ट करता है, उसमें एक सांप आता है, तो वो किस सिचुएशन के साथ सांप आता है, फिर वो सांप किस तरह से हेल्प करता है। बेसिकली दिखाना ही चाह रहे हैं कुछ चीजें। अच्छा, वो एक पाकीज़ा सी है, और पाकीज़ा एक 1 और 2 वो बड़ी पॉइस सी है। अब फिल्म की ओवरऑल थीम भी पॉइस है, मतलब लाइक आराम से धीमे। अब उसका ना एक जगह रेप हो रहा होता है, उसको कोई आके रेप करता है। अब वो रेप
फिल्म के मूड से हट जाता अगर वो उधर ज्यादती करती। उन्होंने उस सांप को यूज किया है और अकेला वो बंदा दिखा के ना चीजें गिर रही हैं खुद ब खुद ही, और एक सिचुएशन ऐसी उस अकेले बंदे के साथ ऐसे क्रिएट किया कि ऐसे लगता है कि इधर हुई ज्यादती ही है कि किसी ने वो किया होगा, थोड़ा एक दूसरे मतलब क्या बोलते हैं तोड़ फोड़ रेजिस्टेंस शो की होगी, तो वो उन्होंने सारा मेटाफोरिकली दिखाई। ठीक है, तो वो चीज़ एक मुझे बड़ी अच्छी लगी। और कुछ डायलॉग्स ऐसे लिखे गए जो कि बड़े मेटाफोरिकल थे। अच्छा, एक मशहूर एक डायलॉग जो हम अक्सर बात करते हैं कि आपके पाँव बहुत हसीने ने जमीन पर रखेगा मैले हो जाएंगे, वो भी इसी फिल्म का डायलॉग है। अच्छा, अब ये हीरो उसकी तारीफ में कहता है और इसको उन्होंने प्रॉपर इस डायलॉग का एंड भी दिया, क्योंकि वो एक तवाइफ होती है, एक शरीफ के घर जा रही होती है, वो कहती है कि मैं जहां भी कदम रखती हूँ वहां पे जमीन धंस जाती है। एक वो कहता है कि तुम जमीन पे ना रखो, पैर गंदे हो जाएंगे। एक ये मेटाफोर मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक और मेटाफोर बड़ा अच्छा था कि एंड में जब वो सब कुछ रियलिटी चेक्स मिल जाते हैं उसे, तो वो कहते हैं कि हम लोग एक लाशें हैं, हम जो तवाइफ हैं हम लाशें हैं जिनको कफन सजा के पहनाया हुआ है, हमारी कोई फीलिंग नहीं है, हम लाश ही हुए ना, जब आपके अंदर कोई इमोशन ही नहीं है तो आप अब ये डायलॉग वो कहती है एंड में जब वो फटती है। इसका स्टार्ट फिल्म के शुरू से होता है, क्योंकि वो एक तवाइफ की बेटी होती है और वो जब उसको उसका शोहर रिजेक्ट करता है तो वो आके कब्रिस्तान में रहने लग जाती है रादर देन गोइंग टू कोठा अपनी बेटी को। तो कहते जब उसने बनना ही लाश है तो फिर इधर ही बैठे रहते हैं, इधर से ही तो इस चीज को बड़ा उन्होंने पूरी एक जर्नी दिखाई। सो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। एक जितने भी हमारे लोग शौक से फिल्में देखते हैं, I will watch also. उनको पाकीज़ा जरूर देखनी चाहिए। गाने हमने कहे नहीं, उन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, वो ही गाना है इसमें। फिर इसके अलावा थाड़े रहियो, बड़ा अच्छा, वो भी इस फिल्म का गाना है, वो बड़ा अच्छा था सारा। तो खैर मूवी वाज सो गुड, मुझे बड़ा मजा आया जी। गुड। इसके अलावा बस मूविंग ऑन टिकटॉक। अच्छा, आपका एक रहता है? मेरा वो मैं अगली दफा करूंगा जब मैं कंप्लीट कर लूंगा, वो बड़ी प्यारी चीज है। चलो ठीक अगले है, हफ्ते मेरे साथ जुड़े रहिएगा आप, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। चांचर दी पावन चनकार। हाँ, वो लग गया। आप पता टिकटॉक खोलो तो फिर सबसे पहले तो यही आता है। अच्छा, एक मैंने ना इस दफा कुछ जो हैं, एक तो निगा जी के बारे में मुझे अक्सर आपको हमेशा लोग पूछते हैं कि आप क्यों उनसे इतना प्यार करते हैं जी, तो बताएं फिर क्यों इतना प्यार करते हैं। हालांकि आप हजारों दफा बता भी चुके हैं, मैं हजारों दफा बता भी चुका हूँ, लेकिन आप आज मेरी जो मैंने बात कहनी है वो मेरे ख्याल में टिकटॉक देख लें तो पता लग जाएगा कि सिर्फ लगा देना। हाँ, तो कोरियोग्राफर क्या कर रहा है, नंबर 1 एक तो मैंने टिकटॉक ही शेयर करना था। एक ही टीम है, यूजुअली हम लोग फनी वीडियोस देखते हैं और बहुत, ये आपने जरूर देखी होगी, ठीक है। ये 4-5 लड़के हैं, हाँ, नहीं, मैंने देखा। तो ये जो ट्रेंड्स होते हैं उसमें एक फनी एलिमेंट ऐड करते हैं। तो मैंने सोचा कि इन लोगों को इस बार शॉर्ट आउट देना चाहिए। अहमी खान करके ये लोग हैं और इनका ताल्लुक है लाहौर से। 2.5 लाख इनके सब्सक्राइबर हैं। अगर ये कोई फनी कंटेंट बना रहे हैं तो ये एक ऐसा फनी कंटेंट है जो कि ना तो कोई वल्गैरिटी को प्रमोट कर रहा है, एक स्लैपस्टिक कॉमेडी, इसको स्लैपस्टिक कहेंगे कि आप एक नमूना बने हुए हैं, नमूना बन के कॉमेडी करनी है। तो मैं मुझे इसलिए इनकी ये बड़ी पसंद आई, उनको अच्छे खासे व्यूज भी मिले हुए हैं। ठीक है, सो इनको हमने मेंशन किया। ठीक है जी, आपका है कोई? मेरा कोई भी नहीं है। कोई टिकटॉक ट्रेंड जो फॉलो किया हुआ आपने? नहीं, मैं ना एक अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज सोची थी जब मैं टिकटॉक खोल के बैठा था, लेकिन मैं आजकल इतना आउट हूं कि मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या करना चाह रहा था। तो एक तो आपके टिकटॉक पे लाइक्स बहुत ज्यादा होते हैं ना? मैं बहुत ज्यादा चीजों को लाइक कर देता हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे आदत है। तो मेरे अंदर पता नहीं कि वो रूह आ गई, मुझे आदत है, ये होता है। अच्छा, मिला कुछ? नहीं मिला। बाय। चलो जी, आई थिंक आज हमारे पास कंटेंट की बहुत कमी है। आज बहुत शदीद है, रोजे चल रहे हैं यार, तो इतना कुछ लिबर्टी दे दे। चलें जी, चलते हैं लास्ट सेगमेंट की तरफ। आज आप सवाल पूछ लें, फिर कोई अगर है तो आप। नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं। पिछली दफे मुझे सिर्फ एक बंदे ने सवाल का जवाब दिया है। नहीं, 2 ने दिया है। 2 ने दिया? हाँ, 2 ने दिया है।
थैंक यू सो मच जिन्होंने जवाब दिया है। जीते रहें, खुश रहें। मैंने तो बता दिया था कि मुझे जो है वो बुशर्ट और पैंट पहनने का शौक है, तो ठीक है। चलें आगे। हाँ, हाँ। सिद्रा अजमल कहती है, सिद्रा जमाल कहती हैं, सॉरी। अरसलान भाई, ये जो आपने पठान के बारे में कहा है, तो आप ये भी तो सोचें ना कि इंडिया में बढ़ती हुई एक्सट्रीमिज़म में अपनी पेट्रियाटिज़म शो करने के लिए शाहरुख खान ने अपनी फिल्म में पाकिस्तानी जनरल बुरा दिखाया है। आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से सवाल किया था कि अगर आप इंडिया में मुस्लिम स्टार पैदा हुए होते तो अपनी नेशनलिटी प्रूव करने के लिए एंटी पाकिस्तानी फिल्में काम करते कि नहीं, और हमने दोनों ने कहा था यस करते हैं। उसके बाद खैर शाहरुख खान को इतना क्रेडिट देना चाहिए कि उसने पूरे मुल्क को बुरा नहीं दिखाया, वरना इसकी जगह अक्षय कुमार या अजय देवगन की फिल्म होती तो वो तो पूरे मुल्क को ही बुरा भला बता कर देते हैं। हाँ, ये एक उनको बाकी बनता है, क्रेडिट जाता है। मुझे सिर्फ मसला ये था कि इस तरह की फिल्मों से हम क्या सीख रहे हैं। वही जो हमने वॉर ग्लोरिफिकेशन की बात की, तो वो यही हमारे साथ ये कुछ हो रहा है जी। इसके बाद सुंदरम झा कहते हैं बहुत दिनों के बाद एग्जाम्स के बाद, फिर लेकिन उनके बाद उन्होंने कुछ कहा नहीं, कुछ कह देते हैं। अगर आपके एग्जाम हो गए, इवन इनफैक्ट उन्होंने पठान को बड़ा वो भी किया, हमने पठान का रिव्यू भी किया, हमारे साथ वो शेयर करते अपनी बातें चीजें। खैर एग्जाम हो रहे थे ना, कोई नहीं। अच्छा, ये कुछ एक हमारे व्यूवर हैं जो कि हमें अक्सर हमारी इस्लाह कर देते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है, और हमेशा आप ही हमारी इस्लाह करते रहें तो हमें अच्छा लगेगा। आसिफ सुहेल हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछले 10-12 दिनों से आप कहाँ गायब थे? बस हम घूमने फिरने गए थे। अच्छा, चीख ड्रामा बदर महमूद ने डायरेक्ट किया है, ना कि साकिब खान ने। अच्छा, इधर मैं कहना चाहूंगा कि मैं हमेशा एक ये ब्लेंडर मार देता हूँ, फ्रॉड और चीख को इकट्ठा कह देता हूँ। ठीक है, मैं वहाँ पे फ्रॉड कहना चाह रहा था और वहाँ पे मेरी गलती से मेरे मुंह से चीख निकल गया। तो चीख यस, बदर क्या बोलते हैं, किधर क्या नाम है, बदर महमूद ने किया। इनफैक्ट बला भी बदर महमूद ने किया हुआ है। अच्छा खैर, उन्होंने कहा अहमद अली अकबर के ग्रीन टीवी पर आने वाले ड्रामे का नाम इडियट है। अच्छा, इसमें हमारा फॉल्ट सुनने, इसमें हमें क्या हुआ? एक तो वो जो टीवी के वो जो आते थे उसमें फ्लैशेस के साथ वो आता था, तो हमारे से थोड़ी गलती सेकंड के हिसाब से तो हमने जिस तरह से भी किया वो हमने स्क्रीनशॉट, इवन हमने 0.5 पे करके भी वो तेज था। जी बिल्कुल। खैर, इसके बाद उन्होंने वो बोला कि उसका नाम इडियट है ना कि आइडियल। और हाँ, अनुषा अब्बासी जवेरिया अब्बासी के साबका शोहर शमून अब्बासी की बहन है, तो अनुषा अब्बासी जवेरिया अब्बासी की साबका नंद तो हैं, बहन नहीं। ओके, ठीक है। इसके बाद हमजा दाऊद कहते हैं मेरा पठान के लिए को लेके नज़रिया ये है कि शाहरुख खान को ऐसा कोई फिल्म बनानी ही नहीं चाहिए थी जिसमें पाकिस्तान को कोई एंगल हो, क्योंकि दोनों मुल्कों के अवाम एक दूसरे को इतनी अगेंस्ट ही कोई भी शख्स नहीं क्या है, दोनों मुल्कों में इतनी अगेंस्ट है कि कोई भी शख्स इन दोनों मुल्कों के एक साथ खुश कर ही नहीं सकता। अच्छा, अब अरसलान आपको बुरा लगे कि उसमें पाकिस्तान के जनरल को बुरा दिखाया तो ये इंडियंस के लिए खुशी की बात थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ काफ़ी सारे इंडियन इस फिल्म को लेकर अपसेट थे कि इसमें पाकिस्तान के ISI को अच्छा दिखाया गया है, जो हमारे लिए एक साइन ऑफ रिलीफ थी कि चलो ऑल्दो जनरल बुरा दिखाया है लेकिन ISI को बुरा नहीं दिखाया। अब आप यही देख लें कि इंडियंस के लिए ये सेंटेंस हर्टफुल होगा जब शाहरुख खान ने दीपिका से कहा कि तुमने इंसानियत की खिदमत के लिए ISI ज्वाइन की। तो शाहरुख खान ने इस तरीके से सेफ खेलने की कोशिश की है ताकि दोनों तरफ के लोगों को बैलेंस में रख सके, लेकिन अगेन मेरा ख्याल में पाकिस्तान का एंगल लाना ही नहीं चाहिए था, कुछ और भी बना सकते थे। एग्जैक्टली मेरा भी मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था। जी जी जी, जैसे टाइगर है, मुझे टाइगर बड़ी अच्छी लगती है इस मामले में, वो बड़ी इंडिफरेंट है इन सब चीजें लेके। हाँ, हमाद अली है वो कहते हैं ओके, आई एम एक्साइटेड फॉर फैशन एजुकेशन, आई विश उमर के साथ हो। उमर इस्लामाबाद है मेरी जान, तुम्हें करोड़ों दफा बताया, क्यों नहीं समझते थे? इसके बाद हमारे कहते हैं जीन्स टी शर्ट पहनना मुझे पसंद है, कुर्ता भी ठीक है बट विद पजामा, एक्चुअली शलवार नहीं संभलती। हाँ, बड़ा मसला होता है शलवार। अच्छा, अमाद अली कहते हैं अरसलान आपकी कलाई पर क्या हुआ है, जल गया क्या? हाँ, नहीं, निशान था लास्ट वीक, वो एक ब्रूस था, मैंने एक ड्रिप लगवाई थी आईवी और उसका अच्छा खैर, नहीं मैं तबीयत मेरी ठीक है, प्लीज आप लोग ये मत कहिएगा कि आप बीमार थे, ठीक हूँ। अच्छा, इसके बाद हाफिज कहते हैं good to see you again, lots of love and respect, please share your Ramadan routine, how did you balance your personal job and YouTube in Ramadan? I have bad experience about boss, maybe I'm introvert and not polished type, that's why Mahira interview was really a good and unique। एक फीमेल राइटर ने थप्पड़ के सीन लिखा भी एंड जस्टिफाई भी किया, लेकिन सबको मुसीबत
ले दे के खलील रहमान कमर पर आ जाती है, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों लिखा है, थप्पड़ क्यों मारा राइटर ने? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक ही इज राइट। बात तो सच है, बात तो सच है। बात तो सच है, बट बात है रुसवाई। रुसवाई की, बहुत रुसवाई की। मेरी जान रमजान की रूटीन कोई इतनी खास नहीं है। हाँ। बस उठते हैं, वो कहते हैं सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, शो हम अतवार को कर लेते हैं। इसके बाद हमाद कहते हैं कि आई एम एक्साइटेड फॉर जीवननगर कॉलेज गेट वर्किंग वुमेन ऑन ग्रीन। ओके। उसके बाद हमाद अली कहते हैं अरजान यू आर राइट, ऐसे ही होता है। मुझे भी बॉस ने एक बार कहा कि संडे को ऑफ नहीं है बिकॉज काम बहुत है और लंच में बिरयानी मेरी तरफ से होगी। आई वाज लाइक भाड़ में गई बिरयानी, में घर पर दाल चावल खा लूंगा। खैर संडे को मैं ऑफिस में था। सारी बात भी काम, वो पंजाबी कहावत है, नौकर की तो नखरा की मेरी जान, ऐसे ही है। चलो खैर, इसके बाद अच्छा मून, अब आपका होने वाला है मजेदार मुझे दे दो मज़ा। ये, इसका मैं खुद ही जवाब दूंगा। ये दो इधर, ये फर्स्ट है, ये 2 है, ठीक है? चलें जी। अच्छा जी, ये हैं, ये मेरी एक प्यारी बहन है जिनका नाम है एनी करिश्मा। करिश्मा, ये करिश्मा जो भी है, उन्होंने कहा मोन यू आर मेकिंग अप हाफ द थिंग्स नूरा सेड। शी नेवर सेड इफ देयर इज अ स्लैब देयर इज आल्सो रोमांस। शी नेवर वाज स्टक on the fact that she will continue adding thappads in her dramas. In fact, she apologized to audience. She did not apologize to audience. She apologized to the critics. जो audience तो खुश है, ऑडियंस तो कह रहे हैं कि वाह 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 वाह, मुझे सामने चपेट मारती, वाह 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 वाह। ऑडियंस को नहीं, मेरी जान, मेरी बहन, उन्होंने क्रिटिक्स के मुंह पे चुपकी लगाई थी। और अपॉलॉजी अब सारे देख लें किस तरह की अपॉलॉजीज थी, मुझे तो कोई इशू नहीं है। अब मेरे अच्छा एक और चीज़ है कि एक चीज़ को देखने के ना 2 पहलू हैं, सिक्के के 2 रुख होते हैं ना। तो हो सकता है कि आपने वो वाला सिक्का का रुख देखा हो, मैंने ये वाला रुख देखा हो, मुझे वो अपॉलॉजी कहीं से अपॉलॉजी नहीं लगी। सॉरी टू से, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। सो प्लीज़ फैक्ट चेक करें एंड वॉच इंटरव्यूज ओपन आइज एंड ईयर्स। मेरे कान अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हैं, आंखें मेरी देखती हैं। अभी तो थोड़ी कमज़ोर हो गई है मेरी आंख, लेकिन ऐनक की ज़रूरत है मुझे, लेकिन इतनी आंखें मेरी खुली हुई हैं कि मुझे पता चल जाए। जस्ट बिकॉज यू डोंट लाइक द ड्रामा जस्ट डोंट रिव्यू और वॉच इट। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी मशवरे का। वाई मेक फन ऑफ अदर रिव्यूअर्स फॉर रिव्यूइंग इट बिकॉज दे आर जेन्युइनली enjoying it whilst you are also sitting down and reviewing it when you don't even like it। तो मेरी जान, फिर साड़ा चैनल साड़ी मर्जी, ठीक है। सीम्स अटेंशन सीकिंग, नहीं हम अटेंशन सीक, मेरी जान अगर हम अटेंशन सीकिंग होते ना, हमारे पास लाखों और चीज़ें अटेंशन सीक करने की, बिल्कुल भी ऐसा कोई सीन नहीं है मेरी बहन। इफ़ यू गाइज रियली केयर अबाउट गुड प्योर क्रिटिकली एक्लेम्ड ड्रामाज देन ओनली रिव्यू देम, ठीक है, इंशाल्लाह वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। डोंट रिव्यू तेरे बिन, इट्स दैट ईजी। यू कांट शिट ऑन अदर पीपल फॉर इंजॉइंग समथिंग यू आर नॉट इंजॉइंग। हम किसी पे शिट नहीं कर रहे, हम अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। अच्छा, शिट का मतलब नाम क्या इनका? इनका नाम है एनी करिश्मा। एनी, एक चीज़ मैं बस बता दूं, मैं शिट का मतलब हम अगले उन पे मुझे स्पेसिफिकली शिट इसलिए भी करना है या वो है, इन्होंने सिखाया है हमें ड्रामा देखना। मैं अब कल भी टीवी लॉन्च में भी ये बात आपने सुनी होगी, आज भी मैं यही कहूँगा कि जो रिव्यूअर ने आपका दिमाग खोला है कि ये इस तरह से करने का इसका मतलब ये होगा, इसमें ये मेटाफोर है, इस एक्सप्रेशन से ये होता है, इस तरह की बातें इस तरह का इम्पैक्ट लाती हैं, तो फिर आज वही रिव्यूअर उस तरह की बातें क्यों नफी कर रहे हैं वो तेरे बिन, और इन चीजों को क्यों एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जिन चीजों को उन्होंने हमें बताया था कि क्यों कर दी है। ठीक है, ये दोबारा कहती है मून यू आर टोटली रॉन्ग हियर। नूरा सेड दैट शी एडिड द थप्पड़ इन द स्क्रिप्ट बिकॉज इन द स्क्रिप्ट शी शोड मीरब एज अ वेरी अग्रेसिव, शी वाज फिजिकली पुशिंग हिम अ लॉट एंड शी वाज, क्यों दिखाया ना दिखाती, क्यों फिजिकली उसको पुश कर रही थी, ये भी नूरा बाजी ने ऐड किया था ना। ठीक है, शी वॉज इन ट्रांस वे शी वॉज ओवरवेल्म्ड विद इमोशन सो द थप्पड़ वॉज रेडी टू ब्रिंग हर बैक इन रियलिटी। रियलिटी को बैक दिखाने के और बहुत तरीके हैं मेरी बहन, सिर्फ थप्पड़ नहीं है रियलिटी में बैक करवाने का। ठीक है, तो उसको तो जस्टिफाई ना करें आप। थप्पड़ वॉज रेडी टू ब्रिंग हर बैक टू रियलिटी एंड ब्रेक हर फ्रॉम द phonetic trance. However, the problem arise in the execution of the same, which wasn't shown as aggressive as it was written, was not the way it was directed. तो ये डायरेक्टर का फॉल्ट है, इसका मतलब है नूरा आपने कहा है कि ये डायरेक्टर का फॉल्ट है, उन्होंने इस तरह से एग्रेसिव दिखाया नहीं, क्योंकि वो बहुत स्वीट है ना यमुना, तो उनसे नहीं होगा। एक और कमेंट है ठहरे, इनके 3 कमेंट से। अच्छा, also as for the process of तेरे बिन at this point I feel like Moon didn't even watch the interview, but anyways मैंने देखा है,
आप भी देख लें, मेरी आंख से कभी देखें, मेरी आंख से ना देखें, खैर कोई नहीं, खैर मेरे वाली ऐनक आप कहाँ से लगाएंगी. Nura said that when she used to watch dramas, mostly they are saas bahu dramas, and whenever her used to moments of a married couple together, that used to intrigue her, and she wanted to write something that would give the audience a break from a typical रोना धोना dramas. No, अब ये कल्चर ख़त्म हो चुका है. टिपिकल सास बहू वाले ड्रामे कितने आते हैं हमारे, अगर 50 ड्रामे आते हैं, 10 ड्रामे आते हैं ना, तो 10 में से 1 या 2 ड्रामे होंगे सास बहू रोना धोना वाले, वो भी सोप सीरियल जो 7 बजे या 9 बजे आते हैं. प्राइम टाइम वाले ड्रामे उठा के देख लेने में ये सारा कुछ नहीं है. सास ये बहू सास नहीं बहू है, नहीं है. किसी में भी आप नहीं देख है. लें, आप देख लें, यूं ही में सास बहू नहीं. मैं बताता हूँ, हाँ. यूं ही में सास बहू नहीं है. मुझे प्यार हुआ था में सास बहू नहीं है. हाँ. तेरे बिना मैं नहीं हाँ. में सास हाँ. बहू नहीं है. हाँ. मेरे बन जाओ में सास हाँ, बहू नहीं नहीं है. हुक में भी हुक सास में बहू नहीं नहीं है. तेरे बिन में सास बहू नहीं है. अनकही में सास बहू नहीं है. तो सास बहू तो नहीं सास है. बहू नहीं है ना, वो तो 7 बजे और 9 बजे वाले ड्रामे. और जहां आप कहें कि सास बहू है, तो वो फिर वो तेरे बिन है. हाँ, माँ पे अम्मा बेगम का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सास बहू वाला. तो वो सास बहू वाला ही है, टिपिकल ही है कि मेरा उसने इस चीज को बुरा मनाया कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया. और मेरी बहन टिपिकल रोने धोने वाले ड्रामे भी नहीं अब आ रहे हैं. जी. कौन सा ड्रामा है जिसमें रोना धोना है बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा कि मेरे हमसफर गुजरा, मेरे उसके हमसफर था, उसके बाद तो कोई भी मेरी शहजादी. हाँ, उनमें उनकी हमने कभी तारीफ नहीं की. ठीक है, खैर लोगों ने भी नहीं की, लोगों ने खैर मेरे हमसफर की थी. अच्छा खैर, तेरे बिन फॉर द गेट गो वाज नेवर सपोज्ड टू हैव अ मैसेज. इट वाज सपोज्ड टू बी प्योर एंटरटेनमेंट फिल्ड विद रोमांस. कौन सा रोमांस है? मैं आपको सही बताऊं, रोमांस और एंटरटेनमेंट की इस तरह का ही आप चाहते हो, तो फिर आप जाके मेरे बन जाओ देखो. मेरे बन जाओ है वो एक चीज जो आप कहते हो, जो मैसेज भी ना हो और उसमें एंटरटेनमेंट लेवल भी हो. रकीब से में मैसेज नहीं है, रकीब से भी मैसेज नहीं है. यस यस. मैं हमेशा कहता हूँ अच्छी चीज़ है, रकीब में कोई मैसेज नहीं है. इन हर वर्ड्स तेरे बिन वाज समथिंग शी रोट, सो पीपल स्पेशली गर्ल्स वुड सिट एंड स्वून. गर्ल्स को गलत ख्वाब दिखा रही है ना फिर. हाँ, आप ये भी देखें, फेक रोमांटिसिज्म दिखा के, मुर्तसिम जैसा हीरो दिखा के. अब लड़की सोचेगी कि मेरा जो है हस्बैंड वो मुर्तसिम होगा, लेकिन उसको तो फूफी का बेटा मिलना है, या चाचे का बेटा मिलना है, या खाला का बेटा मिलना है जिसका गोंगलू जैसी शक्ल होगी. अब लेट से मेरी किसी से शादी होनी है, वो सोच रही है कि मुर्तसिम उसको मिल जाओ, मैं तो गालियाँ देगी. तो इस तरह का फेक रोमांटिसिज्म भी नहीं होना चाहिए मेरी बहन. आई होप मैंने आपको जवाब दे दिया. चले जी, इसके बाद ओके, ये हो गया सारा. इसके बाद पुलकित कहते हैं यार वैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड का इतना बुरा हाल हो गया है ना कि अगर कोई ठीक ठाक फिल्म भी आ जाए उसके लिए टूट के लोग पड़ते हैं. टू बी ऑनेस्ट देयर इज अ मच मोर गुड कंटेंट. फॉर एग्जांपल यामी गौतम चोर निकल के भागा. ओह शिट, मैंने वो ऐड करनी थी कॉन्टेंट ऑफ द वीक. नहीं मून, आपने आधी देखी थी, मैंने आधी बाद में देखी वो अच्छी थी. इट वाज अ वेरी फेक मूवी बट अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी. अच्छा, हाँ चलो देखेंगे. मैंने शुरू में देखी थी, चलो मैं काम भी कर रहा था. मुझे नेक्स्ट वीक याद कराना, मैंने इस फिल्म को कॉन्टेंट ऑफ द वीक में डालना. ठीक है, चोर निकल के भागा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक. बड़ी कोई फेक मूवी है, सारी सिचुएशंस फेक है, लेकिन खैर मुझे यामी गौतम की एक्टिंग बहुत बढ़ावा टाइप लगती है, बट इट वाज अ इंटरेस्टिंग मूवी, रोबोटिक लगती है. चलो इसके बाद सलमान ज़ीर कहते हैं फिरोज खान वाले इशू में I'll say he is not worthy at all to discuss just like Myra B. इसके बाद सलमान ज़ीर कहते हैं यस प्लीज गुलाब रानी का रिव्यू करें जो हो गया. आई couldn't understand the ending. क्या वो लड़का सब ड्रीम कर रहा था और चुड़ैल एंड में आई, या फिर चुड़ैल शुरू से थी और लड़के को तंग कर रही थी और फिर उसने बाकी तीनों लड़कों को भी कन्फ्रंट किया. ठीक है, मैंने बना दिया था, वो एक्सप्लेन कर दिया था. इसके बाद कहते हैं बहुत ज्यादा एंजॉय किया आज का एपिसोड. इफ्तारी के बचे हुए पकोड़े और दही बल्लों खाने के साथ आज का शो देखने का मजा आ गया. कहते हैं आई लव ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अटायर बोथ. इसके बाद हमारे कहते हैं यार दही बल्ले बहुत फनी साउंड करता है. वी कॉल दही बड़े. अच्छा, दही बल्ले लाहौर में कहते हैं, अभी गुजरात में कहते हैं दही बल्ले. हाँ, तो हर सिटी की अपनी. इसके बाद समाज कहते हैं रियली एंजॉय द इनिशियल टॉक, रमजान डायरीज एंड जॉब एक्सपीरियंसेस. बहुत शुक्रिया. इस दफा हमने कुछ नहीं किया, शुरू में हमने कहा हाँ, नहीं हमने किया क्या हो गया, वो फसल वाली बात की उन्होंने. अच्छा जी, ओके जी, आई थिंक इसी के साथ जो एंड हो गया. मैंने लिख दिया दी एंड. ओके, मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन को और बस ठीक है. जाते कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि रोजे अच्छे से गुजारें, ईद की अच्छी तैयारियां करें और सेलिब्रेट करें. और एक और चीज़, एक और मैसेज, एक और चीज़ कि फ्राइडे को फिल्म गैलरी देखना मत भूलें. नहीं अच्छा. वो तो पता है सबको, वो तो देखेंगे जो हमारे फ्रेंड है. मेरा ये मैसेज है कि अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो प्लीज़ जो लोग नहीं हैं उनका ज़रूर ख्याल रखिएगा और चैरिटी करें, क्योंकि ईद सिर्फ आपके लिए नहीं है, ईद उसके लिए भी है
जिसके सर पे दुपट्टा नहीं, जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, ईद उसके भी लिए भी है, जिसके घर में खाने के लिए रोटी नहीं। तो अपनी ईद भी अच्छी बनाएं, दूसरों की ईद भी अच्छी बनाएं। खुश रहें रखें। कुछ नहीं, खुशियाँ बिखेरें। खुश नहीं, वाह, ये अब क्या याद आ गया है। अच्छा, इसी के साथ ही आज का एपिसोड एंड होता है। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।